कि आज की क्लास का आगाज करते हैं। और आज की क्लास जो है वो कैंडल स्टिक के आखिरी चैप्टर है आज, जो कि हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कैंडल स्टिक के बारे में तफसील से पढ़ा, और जो हमने पढ़ा उसको एक नज़र से ज़रूर हमें रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने कैंडल पढ़ी थी, और कैंडल में ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमने जो चीज़ पढ़ी थी, एक चीज़ पढ़ी थी कि कैंडल बेरिश भी होती है, रेड कलर की कैंडल, और कैंडल बुलिश भी होती है। और जो बुलिश कैंडल है वो बुनियादी तौर पर ग्रीन कलर की कैंडल होती है, और जो बेरिश कैंडल होती है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो बेसिकली उसकी खूबी क्या होती है कि वो सिर्फ कलर डिफरेंट है, बाकी उनका काम सेम है। और अगर आप देखें, अगर आप बेरिश कैंडल को देखें तो बेरिश कैंडल में ओपन जो होता है वो ऊपर है और क्लोज नीचे है, और हाई भी होता है और इसी तरह से लो भी होता है। सेम बुलिश कैंडल का भी है, लेकिन बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल में सिर्फ एक फर्क है कि बुलिश कैंडल का जो ओपन है वो नीचे है और क्लोज वो जो है वो ऊपर है। बाकी ये है कि ये जो नीचे दो चीजें बनी हुई है इन्हें हम विक्स कहते हैं, जैसे मैंने बताया था, और दरमियान में पार्टी। तो कैंडल को पढ़ने के बाद हमने जो अगली चीज पढ़ी थी वो आपको याद होगा कि अगले हमने आगे हमने कैंडल की किस्में पढ़ी थी, और कैंडल की किस्मों में जो चीजें हमने डिस्कस की थी वो बड़ी ही दिलचस्प चीजें हमने डिस्कस की थी। कैंडल के अंदर कैंडल की मुख्तलिफ साइज होते हैं। कोई कैंडल छोटी है, कोई बड़ी है, कोई दरमियानी साइज की है। तो जो बड़ी कैंडल है जैसे स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, तो ये जो कैंडल है ये बेसिकली मारो बूजो कैंडल है। ठीक है जी, इसको कहते हैं मारो बूजो। इस कैंडल को हम कहते हैं मारो बूजो। ठीक है जी, ये मारो बूजो कैंडल है। ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है ये मारो बूजो कैंडल है। इसी तरह रेड में भी मारो बूजो है। ज़ाहिर है अगर बाई में बनेगी तो ग्रीन में भी सेल में भी बनेगी। ये जो कैंडल थी इसको हमने हैमर बताया था, आपको याद होगा, जिसकी एक विक बड़ी थी। और रेड कलर में भी बनती है कैंडल, लेकिन रेड कलर में मैंने आपको एक पढ़ाई थी एक चीज़, शूटिंग स्टार, जिसकी एक विकिंग बड़ी थी और नीचे बॉडी थी। इसी तरीके से कैंडलों की बाकी किस्में हमने पढ़ी थी। ये एक कैंडल है, ठीक है जी, इन्वर्टेड हैमर भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये भी एक हैमर है रेड कलर में। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि कैंडलों का किरदार मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हैमर नीचे बने तो उसका जो किरदार है वो ये है कि वो मार्केट को बुलिश करके लेके जाएगी। अगर वही हैमर अगर ऊपर बने, मार्केट के टॉप पे बने, तो उससे मार्केट क्या होगी, मार्केट बैरिश हो जाएगी, और उसका नाम भी चेंज करके हैंगिंग मैन रख देगी। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद डोजी हमने पढ़ी थी, तीन तरह की डोजी है। ये सिंपल डोजी है, ये हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, ग्रेव स्टोन डोजी। और उसके बाद हमने डोजी की एक और किस्म पढ़ी थी, ये वाली, आपको याद होगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये मार्केट को नीचे लेके जाती है, ये मार्केट को ऊपर लेके जाती है। इसमें मार्केट डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या होगा। तो ये भी उसी तरीके से मैंने बताया था आपको कि बॉटम में क्या रोल प्ले करेगी और टॉप पे क्या रोल प्ले करेगी। ये मैंने आपको बड़े बारीक पॉइंट दिए थे। उसके बाद मैंने डबल कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पढ़ाई थी कि दो कैंडलें मिलके क्या रोल प्ले करती हैं। जैसे दो कैंडलें ये हैं, इसको बैरिश हरामी कहेंगे। ये दो कैंडलें जो हैं आप देख सकते हैं, एक तरफ रेड है और एक तरफ क्या है, एक तरफ आपको नजर आ रही होगी ग्रीन कैंडल। तो ये बैरिश हरामी थी। इसी तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमने पढ़ा था, फिर बैरिश इनगल्फिंग पैटर्न पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने
जो पढ़े थे ट्वीजर पढ़े थे, टॉप ट्वीजर और बॉटम ट्वीजर। ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद दो और कैंडलें आप देख सकते हैं, ये दो कैंडलें अगर मिल जाएं आपस में तो इसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, जिसमें जो रेड कैंडल है वो बड़ी है, ठीक है, और साथ में सॉरी बाई की बड़ी कैंडल है ग्रीन, और साथ में रेड कैंडल है। ये दो कैंडलें अगर इस तरह बने तो इसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। ठीक है, यानी इसके बाद मार्केट बैरिश हो जाती है अगर इस तरह की, लेकिन ये चूंकि बाजार में इतनी ज्यादा नजर नहीं आती है इसलिए इनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, इसी तरह राइजिंग सन एक पैटर्न है, तो इससे मार्केट बुलिश हो जाती है जब रेड ऐसी बने और उसके आधे हिस्से से क्लोजिंग नीचे करे कैंडल। ये देखें, ये रेड कैंडल बनी है, तो ये जो कैंडल है ये यहाँ से बाई हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, और क्लोज बिल्कुल राइजिंग सन की बात कर रहा हूँ छठे नंबर पर, तो इसके साथ दरमियान में क्लोज हुई है। ये फर्क जांचना बहुत जरूरी है, छोटे से नजर आते हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट फर्क होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो चीज देखी थी डबल पैटर्न के बाद, हमने देखा था थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न, हमने देखा था, आपको याद होगा। थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न में हमने पढ़ा था मॉर्निंग स्टार। ठीक है जी, ये चीज पढ़ी थी, ये मॉर्निंग स्टार पढ़ा था, जहाँ एक रेड कैंडल थी छोटी, ठीक है, और एक रेड बड़ी कैंडल थी, फिर रेड छोटी थी, फिर ग्रीन कैंडल थी। इसको जब इस तरह का तीन कैंडलें मिलके पैटर्न में तो मॉर्निंग स्टार कहते हैं। फिर इवनिंग स्टार एक पैटर्न मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको। ठीक है, इवनिंग स्टार में भी हमने ये पढ़ा था, इवनिंग स्टार में हमने ये पढ़ा था कि इवनिंग स्टार में क्या होगा, रेड कैंडल बड़ी बनेगी नीचे, छोटी ग्रीन बनेगी, फिर एक ग्रीन लेफ्ट साइड में बनेगी, तो जो पैटर्न बनेगा वो इवनिंग स्टार बनेगा। और फिर मैंने बताया था कि टॉप पे अगर आपको इवनिंग स्टार बनता हुआ नजर आए मार्केट के टॉप पे, तो मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी, ये आपको याद होगा। और इसके अलावा हमने थ्री वाइट सोल्जर पढ़े थे, ये देखें, थ्री ब्लैक सोल्जर, ये देखें, एक दो तीन, और उसके बाद मार्केट मुसलसल गिरती हुई नजर आई। ठीक है, आज बिटकॉइन में भी ऐसा ही हुआ, बल्कि पूरी स्टॉक मार्केट में ऐसा ही हुआ। ठीक है जी, फिर थ्री वाइट सोल्जर हमने पढ़े थे, ये आपको याद होगा कि जब ये बनेंगे थ्री वाइट सोल्जर बनेंगे जैसे ये बने हुए, तो मार्केट बुलिश होगी। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पैटर्न हैं जो वक्तन फवक्तन हमारे डिबेट में आते रहेंगे और हम उन्हें याद करते रहेंगे। जैसे ये एक बना हुआ है छोटा सा ट्राई स्टार, ये बहुत कम बनता है, इतना जल्द मतलब बार बार नहीं बनता। हम जनरली वही पैटर्न पढ़ते हैं जो मार्केट में ज्यादा बनते हैं, जिन पर ज्यादा डिबेट है, या वो हमारे ज्यादा काम के हैं, वो पैटर्न हम नॉर्मली वही पैटर्न जो है वो पढ़ते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को वही पैटर्न बताए हैं अभी तक, ताकि हम उन पैटर्न को गौर से देख सकें। एक तो ये चीज है जो आपने जहन में रखनी है। आगे चलते आगे जो चीज है वो एनालिसिस है। हम चूंकि प्राइस एक्शन का सिर्फ दरमियानी आउटलाइंस को पढ़ने के काबिल हुए हैं, नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं। एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एनालिसिस ही दुनिया के अंदर जो लोग एनालिसिस, दो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, मैं आपको मुख्तसरन बात बताऊं इसको रायार्स के ऊपर। एक वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं जो एनालिसिस करते हैं, और एक वो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं जो माइनिंग करते हैं, जो माइनर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो लोग सोने की कान की माइनिंग करते हैं उनको जियोलॉजिस्ट का कहा जाता है, और उनकी सैलरियां 15 लाख 20 लाख रुपए होती हैं। इसी तरह से जो डिजिटल माइनिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं, उनको भी माइनर कहा जाता है, वो बहुत पैसा कमाते हैं। और दूसरे जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो एनालिसिस करने वाले। हमारे यहाँ चूंकि एनालिसिस अक्सर खबरों में सुनते हैं हम, जो शाम को तज्जिया कर रहे होते हैं बड़े बड़े अहमद मीर, कामरान खान वगैरह लोग, तो ये भी अच्छी खासी 20 25 30 40 लाख की खाली सैलरी रहते हैं, और इसके अलावा
इनको बहुत कुछ मिल रहा होता है। तो ये एनालिसिस की वजह से है। तो वो चूंकि खबरों का एनालिसिस करते हैं, सियासत का एनालिसिस करते हैं, खबरों का बिलखुसूस तजिया, तो जो माली मंडियों का, कैपिटल मार्केट का जो लोग एनालिसिस करते हैं वो इससे भी ज्यादा मुआवजा लेते हैं, इससे भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो यूं महसूस हुआ। तो ये एक एनालिसिस की दुनिया में हम रहते हैं, और एनालिसिस जो लोग करते हैं उनको दानिशवर भी इसलिए कहा जाता है कि वो अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं, सोसाइटी को, समाज को। तो चूंकि फाइनेंशियल मार्केट में जो एनालिसिस इस्तेमाल होता है वो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है और सेंटिमेंटल एनालिसिस है। तो ये तीन तरह के एनालिसिस हैं जो हमारे यहाँ काम आते हैं और जिन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है। और जिन लोगों का ये एनालिसिस मजबूत होगा, जिन लोगों का इस एनालिसिस के ऊपर कमांड होगी, वही ज़बरदस्त पैसे मार्केट से बना पाएंगे। और जो लोग इसको नहीं कर पाते वो यकीनन बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैस अप कर देते हैं, चीज़ों को नहीं समझ पाते। मैं इसीलिए आज आपको कबल इसके कि मैं एनालिसिस पे आऊँ, मैं आपको एक दो चीज़ें मार्केट की दिखाना चाहूँगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज हुई हैं। ज़रा देखिएगा, मैं स्क्रीन आपको शेयर करने लगा हूँ कि मार्केट ने आज किया क्या है, आज मार्केट क्यों ऐसे दड़ाम से आई है और उसने इस तरीके से किया है। ज़रा investing.com के ऊपर मैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ जाना चाहूँगा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कितनी बेदर्दी से मार्केटें आज गिरी हैं। ये अगर आप देखें, मैं चूँकि डे का चार्ट ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये आप देखें, ये आज क्या हुआ, ये बहुत बड़ी गिरावट आई। ठीक है जी, क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट आई। इसी तरीके से आप बिटकॉइन को भी देखें तो बहुत बड़ी गिरावट का शिकार है। आगे बढ़े आप थोड़ा सा, नेस्डेक को देखें तो बड़ी खतरनाक किस्म की गिरावट है जो कि इससे पहले नहीं देखी गई। मैं अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले आऊँ, एक चीज़ सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं उसमें लंबा नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये हो क्या रहा है। ये देखिए, सबसे सबसे बड़ी लोएस्ट पॉइंट आज नेस्डेक ने लिया है। यानी नेस्डेक की डेफिनेशन ये है कि नेस्डेक पूरी वर्ल्ड को चलाता है, पूरी इकोनॉमी को चलाता है, पूरी दुनिया को चलाता है। नेस्डेक पूरी कुर्रायार्ज को नेस्डेक चला रहा होता है। तो नेस्डेक को समझना और नेस्डेक को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक नज़र से देखना चाहेंगे, एक नज़र से, सिर्फ जस्ट 1 सेकंड में, तो आप सिर्फ नेस्डेक 100 का चार्ट देखेंगे तो आपको पूरी दुनिया की हालात का पता चल जाएगा कि वो किस तरफ जाने लगे हैं। तो उसको अगर देखें तो वो बहुत बुरे तरीके से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बड़े लेवल की गिरावट है। इसी तरीके से अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड में भी आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखने में आई है। इसी तरीके से आप डॉलर को देखेंगे तो डॉलर एक जंप की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये देखें SP 500, ये भी एक बड़ा इंडेक्स है। तो मैं जिस चीज को भी अगर देखूंगा तो बड़े पैमाने पे हमें गिरावट नजर आएगी। तो ये जो गिरावट है, तो इस गिरावट को थोड़ा सा आप भांपने की कोशिश करें, आप इसको देखने की कोशिश करें कि कितने बड़े पैमाने पे स्टॉक मार्केट जो है वो बुरे तरीके से गिर रही है। तो इस स्टॉक मार्केट को जो प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट को, वो बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। ठीक है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई एक आम ट्रेडर नहीं कर सकता। एक आम जो छोटे मोटे अकाउंट लेके फेसबुक या ट्विटर के ऊपर किया जा रहा होता है तो वो नहीं भांप पाते। उसकी रीजन क्या है कि इकोनॉमी को समझना जरूरी है। अगर आप एज अ होल इकोनॉमी को नहीं समझेंगे, इंटरेस्ट रेट को नहीं समझेंगे, GDP को नहीं समझेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं समझेंगे, जब इन थ्योरियों को नहीं समझ पाएंगे तो आप मार्केट को समझने से कासर होंगे। आप जस्ट अगर कैंडलें देख लें या चार्ट को खोल के सामने बैठें तो बाज हालात इस आलमी मैशत में ऐसे रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं जो कि अगर आपने ट्रेडें लगा के बैठे हुए चुप करके तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट ज्यादा तेजी से गिरावट का शिकार हो सकती है, बिलखुसूस जो
परसों का दिन है, जो कल मेरे ख्याल में वेनसडे ट्यूसडे वेनसडे ट्यूसडे वेनसडे को, सॉरी वेनसडे को मार्केट बड़ी तेजी से गिरावट का शिकार होगी और बड़ी हलचल मार्केट में नजर आएगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हैं जब आप एनालिसिस की दुनिया को समझने के काबिल होंगे। अगर आप एनालिसिस को नहीं समझेंगे, एनालिसिस को हल्का लेंगे, तो नतीजतन आप वो तज्जिया नहीं कर पाएंगे जो कि स्टॉक मार्केट को जिसकी जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। जो बुनियादी पॉइंट था मैंने वो आपसे शेयर किया कि मैं क्या कहना चाह रहा था और किस चीज की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाह रहा था। मैं स्लाइड्स की तरफ दोबारा आता हूँ और स्क्रीन को बड़ा करता हूँ और एनालिसिस को आपके सामने लेके आता हूँ ताकि आप इस एनालिसिस को देख सकें। अब बात हो रही है जी टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने इससे पहले जो चीजें सीखी हैं, पहले टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि हम अगली बात को समझ पाए। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कहा जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस इज अ ट्रेडिंग डिसिप्लिन implied to evaluate investment and identify trading opportunities by analyzing statistical trends gathered from trading activities such as price movement and volume। वो ये कहना चाह रहा है कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा करना होता है प्राइस का, ताकि आप प्राइस को अंडरस्टैंड कर सकें और प्राइस को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आप उसका वॉल्यूम देख सकें। इसके अलावा जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें आप डिफरेंट इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे RSI, मूविंग एवरेज, MACD, इसी तरीके से आप बोलिंगर बैंड यूज करते हैं। आप डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर के जरिए मार्केट पे जो चार्ट है, जो आपके सामने चार्ट है, उस चार्ट को आप स्टडी कर रहे होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली चार्ट की स्टडी हो रही होती है। और टेक्निकल एनालिसिस में कोई एक चीज नहीं आती, जहां इंडिकेटर्स आते हैं वहां पे आपकी प्राइस एक्शन थ्योरीज आती हैं, वेव्स थ्योरीज आती हैं। मुख्तलिफ वेव्स थ्योरीज हैं कि वेव्स बनती कैसे हैं, वो सारी की सारी टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली वो सारी की सारी स्टडी होती है। अब ये मुमकिन नहीं होता कि आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो उस कंपनी के पीछे CEO उस पूरी टीम को मिलने जाएं और वो उसकी पूरी रिसर्च करें। ये एक मुश्किल मरहला है। आसान मरहला ये है कि उसी कंपनी का चार्ट जो है, जो कैंडल है, वो आपको सारी बात बता रही होती है। चूंकि कैंडल कभी झूठ नहीं बोलती, कैंडल पूरा डाटा बताती है, और लेकिन उस डाटे को एनालिसिस करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है। जैसे आप MSc करते हैं इकोनॉमिक्स में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जिस तरह वो एक नॉलेज है पूरे का पूरा, और उस नॉलेज को समझ के आप नई से नई चीजें बनाते रहते हैं। इसी तरीके से आप जब टेक्निकल एनालिसिस को भरपूर समझते हैं तो आप बेसिकली सही तरीके से समझ पाते हैं उन चीजों को। तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है, जिसमें इंडिकेटर आएंगे, जिसमें प्राइस एक्शन आएगा, जिसमें वेव्स थ्योरीज आएंगी। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में इलियट वेव आएगी, फाइबोनाची आएगा, और बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा बड़ा एनालिसिस है उसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस की अगर आप मेरे सामने जो आपके सामने जो इस वक्त डेफिनेशन है, अगर आप उसी को देखें तो आप बड़े अच्छे तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस की बेस को समझ जाएंगे। वो कहता है कि फंडामेंटल एनालिसिस इज वन ऑफ द ट्रू cornerstone of investing and it can be applied to all asset classes। यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग टूल है जो कि तमाम तरह की फॉरेक्स, गोल्ड यानी कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज, डिफरेंट चीजों के ऊपर अप्लाई होता है। आगे चलते हैं। इट लुक्स एट व्हाट cause price to move up or down and use this to anticipate and profit from future price move।
It can be used to analyze a national economy by examining area like gross domestic product, unemployment, inflation and monetary policy of a central bank. बहुत ही प्यारा जुमला उसने कहा है। उसने कहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप पूरी इकोनॉमी का मुताला करते हैं, जिसमें उस इकोनॉमी का आप जीडीपी देखते हैं, यानी कौमी पैदावार उसकी, उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसका इन्फ्लेशन और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी जो कि मरकजी बैंक बनाता है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका का मरकजी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा सारा डाटा उसकी गिर्द घूम रहा होता है। It can be used to analyze an individual company by examining its financial statements like asset, liabilities and earning as well as its management and competitions। तो इसी तरीके से एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे HBL हमारे यहाँ कंपनी हो सकती है, जैसे एप्पल कंपनी है, तो उसका एनालिसिस आप करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे कि उसकी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, क्वार्टरली, मंथली और सालाना। उसके एसेट कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, वो कितना खर्चा कर रही है, कितनी अर्निंग कर रही है, उसकी रेवेन्यू कितनी है, उसकी मैनेजमेंट क्या सोचती है और उसके कंपटीटर क्या सोचते हैं। ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कैन आल्सो बी अप्लाइड टू होल इंडस्ट्रीज बाय एग्जामिनिंग द ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में, लाइव लेक्चर में, जो फिजिकल क्लासेस है हमारी, उसमें मैंने कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक टेक्निकल एनालिसिस भी है और एक फंडामेंटल एनालिसिस भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब हम आगे चल के डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि वाकई कि ये टेक्निकल भी है और फंडामेंटल भी है। तो देयर आर मेनी डिफरेंट फंडामेंटल tradings and investment strategies, and most of them try to determine the fair value of an instruments by analyzing the underlying drivers of price। इसमें हम डिफरेंट किस्म की वैल्यूज फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट differ significantly from this fair value, it will eventually gravitate towards it, as long as one of the fundamental drivers change। As a whole जितनी changes होती हैं, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे वो मुल्क में हो रही हो, वो फंडामेंटल एनालिसिस के दायरा अख्तियार में आती हैं। तो यूं पता चला कि फंडामेंटल एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, लेकिन चूंकि ये आम ट्रेडर के बस की बात नहीं होती है और वो इसको कर भी नहीं सकता, चूंकि चार्ट को देख के कोशिश की जाती है। जनरली जो हमारे यहाँ एक रवायती तरीकाकार है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा जाता है और RSI को देख के लोग ट्रेडें लगाते हैं या लोग सिग्नल्स पे काम करते हैं। तो याद रखिए, सिग्नल इंसानी ब्रेन की पैदावार होता है। सिग्नल कोई आफाकी, कोई फरिश्ता नाउज़बिल्ला किसी इस टाइप की चीज ने उसको नहीं क्रिएट किया हुआ होता। तो कहने का मतलब है कि सिग्नल, रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी जितनी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी ब्रेन के मुकाबले में वो बिल्कुल नहीं है। इंसानी ब्रेन से ट्रेड होती है, इंसानी ब्रेन एनालाइज कर सकता है बेस्ट वे में, वो इसको समझ सकता है। लेकिन इंसानी ब्रेन को जिस कुव्वत और ताकत की जरूरत है वो क्या है, वो आगे देखते हैं। वो है जी सेंटिमेंटल एनालिसिस की जरूरत है। इंसानी ब्रेन को सेंटिमेंटल एनालिसिस की जरूरत है। ये तीसरा एनालिसिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन जानिए, मैंने सारा यूट्यूब, सारा गूगल खंगाला कि मैं सेंटिमेंटल एनालिसिस की डेफिनेशन को लिख सकूं, तो आप नोट कर रहे होंगे कि इसके बारे में मुझे कोई चीज नहीं मिली, किसी जगह कोई चीज नहीं मिली, इसकी अहमियत इतनी बड़ी है। सेंटिमेंटल एनालिसिस बहुत बड़े पैमाने पर, टेक्निकल से भी और फंडामेंटल से भी, ट्रेडिंग के अंदर इसका रोल है कि जब आप ट्रेड लगाते हैं, जब आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, तो आप ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे उसको वो देखेंगे, और आपका जो मार्केट का सेंटीमेंट होता है उसको आपकी साइकोलॉजी कैसे जज़ब करेगी, कैसे देखेगी।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो मैं जो इसको छोटे से हिस्से में कंपोज कर सका हूं, तो मैंने कहा है, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, सेंटिमेंटल एनालिसिस इज टू मेजर मेंटल कंडीशन ऑफ द मार्केट एंड ओवर सेल्फ। मार्केट को समझना और अपने आप को समझना, इट्स प्योरली डिपेंड अपॉन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फियर एंड लॉस इन बिटवीन देयर बेस्ट इन बिटवीन देयर बेस्ट बुक ऑन एनालिसिस। जो सबसे अच्छी बुक है इसको समझने में, जिसको मैं समझता हूं कि हर ट्रेडर को पढ़नी पड़ती है, और अगर नहीं पढ़ पाता तो उसे ट्रेडिंग करने का कोई हक नहीं है, वरना वो जिंदगी में सिर्फ लॉसेस ज्यादा करेगा, उसको रिटर्न जो होगा वो कम मिलेगा। वो बेसिकली है जी ट्रेडिंग इन जोन, उसको ट्रेडिंग इन जोन कहा जाता है। ट्रेडिंग इन जोन मार्क डॉगलस की किताब है। मार्क डॉगलस की एज 80 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई। 55 साल उनका एक्सपीरियंस है। 55 साल के बाद जाके उन्होंने ये किताब लिखी थी जिसका नाम था ट्रेडिंग इन द जोन। यूं समझें, हम तो जुमा जुमा 8 दिन नहीं होते तो पीएचडी बन के और खुद को डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं कि हमें कोई मत पढ़ाए, हमें कोई मत समझाए, हमारी गर्दनों में वो सरिये आ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि गोरा किस तरह तहकीक करते हुए और आखिरी सांस में भी कहता है कि आई एम अ स्टूडेंट। तो जो लोग कूचेबल नहीं है, लर्नेबल नहीं है, वो ट्रेडर नहीं हो सकते। यही वो अलमिया है हमारे हमारे जैसे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिनको तीसरी दुनिया के ममालिक या डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है, कि वहां के लोग सीखना नहीं चाहते, वो इंटरटेनमेंट चाहते हैं। उन्हें सोना ज्यादा पसंद है, उन्हें जागना पसंद नहीं, उन्हें अजियत पसंद नहीं, उन्हें आसानी पसंद है, वो बगैर मेहनत किए हुए पैसा कमाना चाहते हैं। तो जनाबे वाला सेंटिमेंटल एनालिसिस हमें हिला के रखता है कि किस तरह से मार्केट के सेंटीमेंट चेंज होते हैं। अभी मैंने आपको सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट का हशर दिखाया है, उसका सेंटीमेंट दिखाया है कि वो क्या बिहेव कर रही है और क्यों बिहेव ये कर रही है, क्यों बैरिश मूवमेंट में है, वो कौन से फैक्टर हैं जो बैरिश मूवमेंट की उस तरफ ले जा रहे हैं, और कौन सी एज के ऊपर जाके मार्केटें अपना मूड चेंज करेंगी। वो कौन सी साइकोलॉजी है इंसानी, वो कौन सा इंसानी बिहेवियर है जो कि बुनियादी तौर पर सेंटीमेंट को चेंज करता है। जो इंसान जो पूरी दुनिया की जो मैशतें होती हैं, जो जीडीपी होती है, जो पैदावार होती है, वो बेसिकली इंसान की रोजमर्रा की आदत का अक्स होती है। इंसानी आदतें मजमूई तौर पर बनाती हैं हमारे उस माशी रवैये को। इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के उस बिहेवियर का मुताला करती है कि जो कि कम पैदावार और ज्यादा ख्वाहिशात के नतीजे में पैदा होता है। तो ये सेंटिमेंटल एनालिसिस के अंदर एक ब्रीफ पहलू है जो स्टडी करना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि एक एक्सपीरियंस किया गया है, अक्सर लोगों के अकाउंट वाश होते हैं कि जब वो $1000 के अकाउंट के ऊपर $5000 का कहते हैं कि हमने $5000 का दिया 1000 का, और खुद को वो अकले कुल और दंदनाते हुए फिरते हैं और स्क्रीन शॉटें लोगों के साथ शेयर करके उनको खराब कर रहे होते हैं। चूंकि हमारी नफ्सियात है, हम बुनियादी तौर पर ज्यादा लालची हैं, जहां थोड़ा सा पैसा देखते हैं घुसते हैं कि यहाँ जाके मैं भी काम करूं। भाई जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है उसने पता नहीं जिंदगी के कितने साल उस काम में दिए हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ से फौरन पैसे कमा के करोड़पति हो जाए रातों रात, इट्स इम्पॉसिबल। तो देखने में आया है कि जब आपने 11 ट्रेडें लगाई और 11 की 11 दुरुस्त साबित हो गई, तो आपका सेंटिमेंट लेवल और आपका बिलीव लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर आपकी 3-4 ट्रेडें पॉजिटिव हूं तो फौरी तौर पर मार्केट से निकल आइए, फौरी तौर पर मार्केट से निकल आइए और अपने आप को समझाइए। इसीलिए हम पढ़ाएंगे आपको आगे जाके कि मनी मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्यों मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्यों ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मल दुनिया के अंदर आप जो मामलात देखते हैं वो हकीकी दुनिया में नहीं होते। नॉर्मल दुनिया के अंदर उंगली अगर कट जाए तो उसको वापस जोड़ा जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर
आपको स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाना होता है। नॉर्मल दुनिया के अंदर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी बच्चे से, बच्ची से, माँ से, वालदा से, गर्लफ्रेंड से, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर स्टॉक मार्केट के अंदर आप स्टॉक के साथ मोहब्बत नहीं कर सकते कि ये मेरा फेवरेट है, ऐसा नहीं है। जो आपके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर पूरा आता है, वहां आपने ट्रेड उठानी है और लगानी है। दैट्स द एस्पेक्ट। तो ये वो बुनियादी चीजें थी जो आज हमने सीखी हैं जी। तो आपका कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछ लीजिएगा जल्दी से, ताकि आज की इस सेशन क्लोज किया जा सके।